This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हमने रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर सॉल्व करना, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर कंप्लीट थॉरोली डिस्कस भी कर दें और इसको सॉल्व भी कर दें, ताकि हमें पैटर्न समझ में आ जाए कि एग्जाम में हमें कैसे पेपर को टैकल करना। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखिएगा कि हमारे पास एग्जाम में 3 और 15 मिनट्स होंगे, ये एडिशनल रीडिंग टाइम। तो मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे। सबसे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूँ, स्टेप्स बना लें। सबसे पहले स्टेप में ये जानिएगा हमारे पास टोटल टाइम क्या है, 3 hours and 15 minutes। थ्री आवर्स एंड 15 मिनट्स। अच्छा, अब इनमें से ये जो 15 मिनट्स हैं ये तो जस्ट रीडिंग टाइम है, इसमें तो हम कुछ भी लिख नहीं सकते, तो रीडिंग का टाइम है। पेपर को सॉल्व करने का टाइम हमारे पास ये है। हमारा पेपर 3 आवर्स के अंदर अंदर सॉल्व होना चाहिए। अब मैं स्टेप्स बनाने लगा हूं। देखिए, सेकंड वन स्टेप में आपने ये बात जाननी है, 3 आवर्स 1 आवर में 60 मिनट्स, टोटल हमारे पास है 180 मिनट्स पेपर को सॉल्व करने के लिए। और पेपर हमारा कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। इसका मतलब 1 मार्क के लिए हमारे पास कितना टाइम होगा, 1.8 मिनट है हमारे पास 1 मार्क हासिल करने के लिए एग्जाम। अब एक बहुत ही सिंपल वे जो हम यूज करेंगे, बहुत सिंपल वे, रूल ऑफ थंब नहीं है, बहुत सिंपल सा वे है। हमने देखना है कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उसके मार्क्स कितने हैं, वो कितने नंबर का है। क्वेश्चन के मार्क्स देखने हैं आपने, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.8 से। ये आपका एलोकेटेड टाइम कहलाएगा उस क्वेश्चन के लिए, एलोकेटेड टाइम फॉर द क्वेश्चन। इतने टाइम में आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गो के ये रूल ऑफ थंब नहीं है। देखिए, अगर आप अपने आप को बाउंड नहीं करेंगे, टाइम बाउंड नहीं करेंगे, आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएंगे, फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकेगा 3 आवर्स में पेपर को अटेम्प्ट करना, पेपर को सॉल्व करना। तो आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा, एक लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी, ताकि आप विद इन टाइम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपना पेपर सॉल्व कर सकें। तो ये सिंपल प्रोसेस, एक सिंपल वे है। हाँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस पे आपको 1.8 से ज्यादा टाइम एलोकेट करना पड़े, कुछ पे कम, बट एक सिंपल वे आपने ये यूज करना। कब हम ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, कब हम कम यूटिलाइज करेंगे, इसकी डिस्कशन भी अभी हम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हर टाइम जो जितना भी आपको ये टाइम एलोकेट आपने कर लिया, क्या ये सारे का सारा टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, इसको भी तो जरा जानिएगा। ये टाइम आपने कैसे एलोकेट करना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना।
कि हमने ये टाइम कैसे एलोकेट करना है, टाइम की एलोकेशन। टाइम की एलोकेशन इस तरह से होगी बच्चे। सबसे पहला काम, इसमें दो केसेस मैं बनाऊंगा। फर्स्ट वन ए, 1/4 टाइम आपने स्पेंड करना है क्वेश्चन की रीडिंग में, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में। ठीक हो गया। और प्लान बनाने में कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। कितना टाइम? 1/4 टाइम। अच्छा, अब बी, सेकंड वन। ए में ही फर्स्ट पॉइंट है हमारा। अब रिमेनिंग उसकी भी बात कर लेते हैं। रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग हो जाएगा 3/4। जितना भी बाकी मंदा टाइम बचेगा वो अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके लिए प्लान बी भी यूटिलाइज हो सकता है। वो रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स है। एक दफा अंडरस्टैंड आपने कर लिया, फिर बहुत कम टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। मैं ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ सॉल्व करूंगा, देखिएगा ऐसा भी होगा कि हमें उनको पढ़ने में 1/3 टाइम चाहिए होगा। तो आपने उस चीज से परेशान नहीं होना। उसकी रीडिंग पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे और उसका प्लान बनाने में हमें 1/3 टाइम रिक्वायर्ड होगा। जब हमने ये काम बहुत अच्छे से कर लिया, फिर 2/3 टाइम हमारा सिर्फ स्पेंड होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसके सॉल्यूशन में। तो हो सकता है या तो हमारा ये प्लान यूज हो रहा हो, या ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स है और उसका डेटा कैसे प्रोवाइड किया गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अमूमन सवाल पूछते हैं बच्चे, सर अगर टाइम हमारा कंप्लीट हो जाए, एलोकेटेड टाइम हमारा मुकम्मल हो जाए, फिफ्थ, एलोकेटेड टाइम मुकम्मल तो हो गया हमारा, बट हमारा क्वेश्चन अभी स्टिल नामुकम्मल है। हमें क्या करना चाहिए? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये डिपेंड करता है बच्चे, डिपेंड ये कर रहा है क्या फर्दर 3 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप अपना क्वेश्चन मुकम्मल कर सकते हैं जो आप सॉल्व कर रहे हैं। क्या मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? अगर तो 3 to 5 मिनट्स में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है, देन गो फॉर इट, इट्स बेटर। फिर आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करें, इट्स बेटर, गो फॉर इट। अगर तो आपको लग रहा है कि मैं 3 से 5 मिनट में इसको मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, मोर टाइम इज रिक्वायर्ड, और मैं 3 से 5 मिनट अगर लगा भी दूं तब भी इस क्वेश्चन को मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, इसकी कोई शक्ल सूरत ज्यादा बेहतर नहीं निकलने वाली, देन आपको इसको स्किप कर देना चाहिए, इसी स्टेज पे छोड़ देना चाहिए। माइट बी पॉसिबल यू आर एबल टू सेव योर टाइम इन अदर क्वेश्चंस। जो आपने टाइम सेव किया होगा बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में, वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे स्पेंड कर दीजिएगा। अभी फिल वक्त इस क्वेश्चन को यहीं पे स्किप करें। देखिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन ने आपको पास नहीं करवाना। ईगोइज्म में ना आ जाइएगा कि नहीं 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 मैंने तो इस क्वेश्चन को पूरा करके ही रहना है। नहीं, वहां पे आपने ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, एक सवाल आपको पास नहीं करवाएगा, पूरे पेपर ने आपको पास करवाना। तो मैं इसको कह देता होता हूं, समटाइम you have to pass your exams
आपको अपना एग्जाम पास करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आपका पर्पस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है कि आप एक क्वेश्चन बैठे हुए हैं और आपने बस उसी क्वेश्चन को करके आना है। कंसोलिडेशन का सवाल है, मैंने तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को टैली करना ही करना है, बैलेंस शीट टैली करके ही जानी मैंने। यहाँ पे आप टैली करने के लिए वहां पे गए हुए, आपका पर्पस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को टैली करना नहीं है, आपने एग्जाम पास करना है, अपने नर्व्स को काबू में रखना है बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे? इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब लोगों को जरूर कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी बच्चे? तो आपने सिर्फ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करके आना, आपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो पूरा पेपर आपको पास करवाएगा। ठीक हो गया जी? मेरी बात कहां से शुरू हुई थी? मेरी बात यहां से शुरू हुई थी कि 3 आवर्स आपके पास होंगे, 3 आवर्स में आपको सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने वर्किंग शुरू की। अब रीडिंग टाइम के ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। रीडिंग टाइम बच्चे, रीडिंग टाइम के भी आपने 2 टुकड़े करने हैं। रीडिंग टाइम के 2 टुकड़े आपने किस तरह से करने हैं? आपने सबसे पहला काम ये देख करना है, 5 to 7 मिनट्स के अंदर अंदर सबसे पहले ये जानना है टॉपिक कौन कौन से आए, कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए एग्जाम में। नॉर्मली FAR 2 का तो तकरीबन हर टॉपिक टेस्ट हो रहा होता है, लेकिन रिस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स, कौन सा क्वेश्चन आ गया है, किस में मुझे ज्यादा ग्रिप है, कौन सा कम मार्क्स का है, मैं कम टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ, ये जानना है। पहले 5 to 7 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये देखना है कि R2 के अंदर रिपोर्टिंग 2 के पेपर में कौन कौन सा टॉपिक एग्जामिनर ने टेस्ट किया होगा। अब आपने ये जानने के फौरन बाद ये डिसाइड करना है किस क्वेश्चन से आपने अपने पेपर को सॉल्व करना, आगाज अपने पेपर का किस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से करना है। वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जो आपको, वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा आता हो और एग्जाम में उसका क्वेश्चन इजी टू टैकल है, चाहे 10 मिनट का, 10 मार्क्स का ही क्यों ना हो, 7 नंबर का ही क्यों ना हो, 8 नंबर का ही क्यों ना हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से आता है, आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा वो क्वेश्चन। 7 नंबर का ही क्यों ना हो, 10 नंबर का ही क्यों ना हो, आपका वो क्वेश्चन ठीक हो गया, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका बाकी पेपर भी बड़ा स्ट्रीमलाइन चलना शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम में बैठ के आपने ये नहीं देखना कि मैंने बड़े सवाल से शुरू करना। मैं तो प्रेफर करूंगा हमेशा कोशिश किया करें, ये डिपेंड करता है, सिचुएशन है, प्रोफेशनल जजमेंट होगी आपकी एग्जाम में बैठ के। वैसे नॉर्मली छोटे सवाल से शुरू किया करें और उस सवाल से शुरू किया करें जो सबसे अच्छा आता है, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से कम अच्छे की तरफ आपने मूव करना। तो अगले टाइम के अंदर जो रिमेनिंग टाइम है, जितना भी बाकी रिमेनिंग टाइम होगा, उसमें आपने डिसाइड करना है कि आपको किस क्वेश्चन से अपने पेपर को सॉल्व करना शुरू करना। बाकी टाइम आपने सारे का सारा इस पे इन्वेस्ट करना है, ताकि जैसे ही आपका राइटिंग टाइम शुरू हो आपको इजाजत मिले, नाउ यू आर एबल टू राइट, नाउ यू आर अलाउड टू सॉल्व। ठीक है? तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपना क्वेश्चन पेपर पे अब आप सॉल्यूशन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? तो जैसे ही आपको इजाजत मिले, आपने साथ ही जो क्वेश्चन पे आपने बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग की होगी, उससे आगे आपने फर्दर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। ये सभी काम तभी मुमकिन हो पाएंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में वक्त पे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब है एग्जामिनेशन हॉल में आपको वक्त पे पहुंचना, वक्त पे पहुंचेंगे और आपको पता है कि आपको शीट मिलेगी, आपको अटेंडेंस भी मार्क करनी है, अपना नाम भी लिखना है, सब्जेक्ट का नाम भी लिखना है, उस पर भी तो आपके कोई तकरीबन 4 से 5 मिनट स्पेंड करने हैं ना आपने उस पर। बट एग्जामिनर आपको क्या कर रहे होते हैं, शीट्स पहले ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो वक्त भी आपका जाया ना हो। आप उसको यूटिलाइज तभी कर पाएंगे जब आप वक्त पे पहुंचेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में 10 मिनट पहले आराम से,
ताकि अब आपको सीट ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, आराम से कंफर्टेबली आप अपनी सीट ढूंढें और वहां जाके तसल्ली से बैठ सकें। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो बच्चे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग के बगैर आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। पहले प्लान करना है, प्लान करें। ठीक हो गया। आपने सबसे पहले प्लान करना है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या पहले वर्किंग करनी है। वर्किंग के 3 स्टेप्स, जैसे लीज का क्वेश्चन है, लेसी का क्वेश्चन आ गया, आपको पता है मुझे पहले लीज पेमेंट की वर्किंग करनी है, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट करनी है, फिर लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है, वो शेड्यूल पूरा बनाना है या शेड्यूल 3 स्टेप तक बनाना है, 4 स्टेप तक बनाना है। ये प्लानिंग है, सोचना है। इसका मतलब ये नहीं कि लिखने बैठ जाना है कि जी मैंने प्लानिंग के ये स्टेप्स बनाने हैं। नहीं, कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लग जाएगा। लेकिन ये है कि आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, आपके पास लाइन ऑफ डायरेक्शन होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट। अच्छा बच्चे, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन की प्लानिंग करनी है तो उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो कर लिया करें। मैं तो कहता होता हूं 3 स्टेप्स। सबसे पहला काम ये है कि आपने रीडिंग पे टाइम लगाना। रीड किस चीज को करना? सबसे पहले नंबर पे रिक्वायरमेंट क्या है, पूछा क्या गया आपसे, आपने करना क्या है। आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, आपने डिस्क्लोजर्स बनाने हैं, किसके एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, किसके डिस्क्लोजर्स बनाने हैं। फिर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो डेटा एग्जामिनर ने आपको प्रोवाइड किया, इसका फायदा क्या होगा, अगर आपने रिक्वायरमेंट पहले पढ़ी हुई होगी तो आप डेटा पढ़ते हुए सॉर्टिंग करते जाएंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए रेलिवेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन इररेलिवेंट है, ताकि आप ऐसे ना हो फजूल हर इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करने बैठ जाए। सिर्फ आप उतनी ही इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करें जो आपसे रेलिवेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड करना। जितना भी डाटा आपको प्रोवाइड किया है, साथ साथ पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, साथ साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। एग्जामिनर के कमेंट्स ये भी हैं कि बच्चे सही से रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। वो हर इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन होती है उसको प्लेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो रेलिवेंट हो या ना हो। उसके बाद सॉल्व करना शुरू करें, सॉल्यूशन उसके बाद होगा शुरू। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये आपने प्लानिंग करने के बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बस आपके सामने आया और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू, ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, बच्चे मैं आप लोगों को क्लासेस के दौरान भी बताता रहा हूँ, अब भी मैं बता रहा हूँ ताकि गलती ना हो। आपको ये बातें रिपीट होती हुई लग रही होंगी, बट जरूरी है इनको रिकॉल करना। एब्रीवेशन आपको याद होगा, मैं बार बार कहा करता था, जो रिक्वायरमेंट आपकी होगी, जिसे मैं फेस कहा करता होता था, आपने इस पे एब्रीवेशन यूज नहीं करना, नॉट अलाउड। आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, इसके फेस पे आपको एब्रीवेशन यूज नहीं करना। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं एटसेट्रा, आपको अलाउड नहीं है। बट आप वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग करते हुए आप एब्रीवेशन यूज करें, अलाउड है, इजाजत है आपको। रिक्वायरमेंट ना हो आपकी, वर्किंग है, फिर आप यूज कर सकते हैं एब्रीवेशन। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब बच्चे एक और गलती भी कर रहे हैं। मॉक चेक करते हुए मैंने देखी बच्चों की गलती। गलती क्या है, रिक्वायरमेंट से पहले वर्किंग कर रहे हैं, बेहतर नहीं है। फर्स्ट वन प्रेफर करें, रिक्वायरमेंट सॉल्व करें, और रिक्वायरमेंट के बाद वर्किंग। अब आप कहेंगे कि बाजों का तो हमें वर्किंग पहले करनी पड़ती है। बच्चे, वर्किंग अगर हमें करनी पड़ रही है तो आप पेजेस कुछ स्किप करें। एस्टिमेट तो अब कर ही सकते हैं ना इस स्टेज पे आके कि कितने पेजेस रिक्वायर्ड है इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए। 2 3 जितने भी सफ़े हैं उनको स्किप करें, उससे अगले पे वर्किंग शुरू कर दें।
ठीक हो गया ना। और उसके बाद अपनी वर्किंग करें, ऐसा ना हो पहले आप वर्किंग कर रहे हो बाद में आप रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना जी, गुड इंप्रेशन होगा इससे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट डिनोमिनेशन, जो करेंसी यूज की जाती है, डिनोमिनेशन। एग्जामिनर एग्जाम में जिस डिनोमिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा आपने आंसर भी उसी में देना। जिस डिनोमिनेशन में क्वेश्चन होगा उसी में ही आपने आंसर भी करना है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। अगर एग्जामिनर ने खुद कह दिया कि आप इस डिनोमिनेशन में आंसर करेंगे तो फिर तो आपको एग्जामिनर की बात माननी पड़ेगी। और अगर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया, अगर रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन गिवन है तो आपने आंसर भी रुपीज इन मिलियन में करना है। अगर रुपीज इन थाउजेंड में क्वेश्चन गिवन है, आंसर भी रुपीज इन थाउजेंड्स में। रुपीज में क्वेश्चन गिवन है, आंसर भी रुपीज में होगा, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। बार बार कहा करता था, अब भी कह रहा हूं, आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए प्रॉपर स्पेसिस प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर प्लेसेस। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था स्पेसिस में एक एक लाइन छोड़ के लिखा करें। जब मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवा रहा होता था, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बनवा रहा होता था और उसकी रीजंस बताया करता होता था, साथ साथ बताता रहो। तो अब भी याद रखिएगा, पेपर सॉल्व करते हुए प्रॉपर स्पेसिस प्रोवाइड कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, सोल्व ऑल क्वेश्चंस। आपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने। अब इस बात को ना आपने अच्छे से समझना है, इसका मतलब क्या। मैं इसका ये हरगिज मतलब नहीं कह रहा हूं कि हर सवाल पेपर का 100% अटेम्प्ट होगा, ये मुझे भी पता है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तमाम सवाल हल करने से मुराद ये है कि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके 100% अटेम्प्ट हो, कुछ क्वेश्चंस 90%, 95% अटेम्प्ट हो, कुछ 85%, 80% अटेम्प्टेड हो, कुछ कम या कुछ ज्यादा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस 100% अटेम्प्टेड होंगे, कुछ 80% अटेम्प्टेड होंगे और कुछ 70% भी अटेम्प्टेड हो सकते हैं। इन सब ने मिलके आपको 50 मार्क्स प्रोवाइड कर देने इंशाल्लाह एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हर क्वेश्चन पूरे पेपर में 100% अटेम्प्ट होगा, नहीं पॉसिबल। ह्यूमनली मुझे भी पता नहीं पॉसिबल। ठीक हो गया जी बच्चे। तो आपने किसी भी चीज से परेशान नहीं होना। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे लाजमी कहना चाहूंगा, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आता तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो पेपर आता है उसको खराब मत कीजिएगा इस चीज की परेशानी की वजह से। जितना आपको बहुत अच्छा आता है उसको अटेम्प्ट करें। जो रिक्वायरमेंट, जैसे अब एक क्वेश्चन आ गया कंसोलिडेशन का, उसकी एक एडजस्टमेंट का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आ रही। एक ये है कि कंफ्यूज कर रहा है, वो एक और बात है। एक है उसका बिल्कुल भी नहीं पता, अब उसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। गलत सॉल्व करने से बेहतर है उसको स्किप कर दें। उस एडजस्टमेंट के 2 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं, वो डिडक्ट हो जाएंगे, बाकी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। ये देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी डिस्कस करता हूँ। ये मार्किंग स्कीम आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ पहले मैं आपके सामने, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। एग्जामिनर ने कहा जनरल एंट्रीज पोस्ट करनी है। देखिए बस इतनी सी बात, जनरल एंट्रीज पोस्ट करनी है 31 दिसंबर 2022 को जेड की किताबों के अंदर। मार्किंग स्कीम में है, देखें क्या लिखा हुआ है। एक मार्क है हर एंट्री का। अब 4 एंट्रीज है, लेट्स सपोज ये 4 नंबर लिखे हैं, उसकी बेस पे मैंने कह दिया 4 एंट्रीज है। अब 4 एंट्रीज है, आपकी एक एंट्री गलत, तो क्या इसका मतलब है सारा सवाल ही गलत, आपने पहली एंट्री गलत पोस्ट कर दी? नहीं, आपके बाकी 3 एंट्रीज ठीक है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स तो आपके हैं, आपका राइट बनता है। जो फर्स्ट वन में आपने मिस्टेक की है उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसी तरह से देख ले, कोड ऑफ एथिक्स का ये क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं 4 नंबर के, पोटेंशियल थ्रेट्स पूछे गए हैं 2 नंबर के, रिस्पॉन्स कोर्स ऑफ एक्शन को कहते हैं, सेफ गार्ड्स के लिए वर्ड बोला जाता है। तो ये आपके सामने है, ये देखें, ये आपके सामने है। अब लेट्स सपोज
ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं भी आपके सामने देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 किस चीज का? ज्यादा अच्छे से जी, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन। ये देखें, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम देखिएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर अगर आपने सही से कैलकुलेट की 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अब आप मुझे खुद बताएं, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के मार्क्स हैं, इन्वेस्टमेंट के मार्क्स हैं, करंट एसेट्स के, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटीज, कंपुटेशन ऑफ बार्गेन परचेज, ये इनके मार्क्स हैं। इसके अलावा बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, टोटल के किसी भी जगह पे नंबर लिखे हुए, लिखा हुआ है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अगर बैलेंस कर दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं, क्यों फिर इस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं? समझ आ रही है आप सब लोगों को? तो आपने अपनी अप्रोच को करेक्ट करना है, वो आपको पास कर पाएगी। रॉन्ग अप्रोच में नहीं चलिएगा, ठीक है ना? अगर कंसोलिडेशन का सवाल सिर्फ अटेम्प्ट करके आए, टैली करके आगे बैलेंस, तो क्या इसका मतलब है कि एग्जामिनर खुश होकर पूरे 50 नंबर दे देगा 20 नंबर की बजाय? भाई एक एग्जामिनर के पास इस सवाल के लिए हैं ही 20 नंबर देने के लिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता ये कितने मार्क्स का था, मैं देख भी लेता हूँ जी, आप लोगों को बात समझाने के लिए। जी 18 नंबर का ये सवाल, ये 18 नंबर का, एग्जामिनर के पास है ही 18 मार्क्स देने के लिए। आप जितना मर्जी खूबसूरत इसको अटेम्प्ट करके आए, अपने पूरे 3 घंटे इसी पे स्पेंड कर दें, क्या एग्जामिनर इस 18 के बदले में 100 नंबर दे सकता है आपको? इस 18 में से 50 नंबर दे सकते हैं एग्जामिनर आपको? कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो बच्चे, आपने राइट डायरेक्शन में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? आपने पेपर पास करना है, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर कामयाब करेंगे। तो बच्चे, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह अपने पेपर को सॉल्व करना। अब आपने ये जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनको अच्छे तरीके से समझ के आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है जितने भी रिमेनिंग डेज हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाब करें और इन चीज़ों को समझ के इनकी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है जी बच्चे, अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।